अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टैक्स और आप। आज हम ये जो प्रोग्राम लेके आए हैं, ये दूसरी किस्त है इस प्रोग्राम की। हमने पिछले हफ्ते भी प्रोग्राम किया था जिसमें हमने टैक्स बार में आके अपने दोस्तों से बात की थी, टैक्स बार के जो ऑफिस बेयरर्स थे उनसे बात की थी और उनसे पूछा था 7E के बारे में, जो कि आजकल बड़ा हॉट इशू है। हर आदमी को प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र करनी होती है, प्रॉपर्टी ख़रीदनी भी होती है, तो उससे रिलेटेड और बड़ी चीज़ें क्लियर हुई। आम आदमी को पता चला कि वो 7E का इतलाक़ किस पे होगा, किस तरह उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, कैसे वो अगर कुछ उनको रिलीफ लेना है कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है उसका तरीक़ाकार क्या है और कानून क्या कहता है और कोर्ट्स ने क्या फ़ैसले किए हैं। इस पर हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। आज हम बात करेंगे दो और जो अमेंडमेंट्स आई हैं फाइनेंस एक्ट 2022 में। एक तो सुपर टैक्स के जिसको सुपर टैक्स कहते हैं, वो उसका जो है वो 4C सेक्शन है, और उसके अलावा जो है CVT कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन ऑफशोर एसेट्स। पहले हम बात करेंगे 4C के हवाले से, और इससे पहले 2015 में 4B के तहत जो है सुपर टैक्स का कानून लाया गया था। उसमें क्या फ़र्क था और अब जो 4C आया उसमें क्या फ़र्क है, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र अहमद साहब, प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार एसोसिएशन, महमूद बीकिया साहब सेक्रेटरी हैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन के, और रेहान जाफरी साहब जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है कराची टैक्स बार एसोसिएशन के, और वाइस प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार एसोसिएशन इकबाल अब्दान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं ज़फ़र अहमद साहब की तरफ जाऊँगा। ज़फ़र साहब, ये जो 4C और 4B है, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो है पहले भी 4B आया था सुपर टैक्स, और फिर 4C आया है, तो वो उसको पहले उन्होंने ख़त्म कर दिया था, फिर वो लेके आए दोबारा इसको रीइंट्रोड्यूस किया है। तो ये क्या विजडम है, क्यों लाया गया और क्या इसके बैकग्राउंड क्या है इसका? थोड़ा थैंक यू सो मच अनवर साहब। इसके अंदर विजडम एक्चुअली कुछ नहीं थी, दैट वाज द नीड फॉर द FBR। देखिए, पहले जो 4B आया था उसका उन्होंने जो कैप्शन या सब टाइटल रखा था वो लिखा था रिहैबिलिटेशन का रिजर्व होगा फॉर डिस्प्लेस पर्सन। अब उसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट में लिटिगेशन गई थी और टैक्स पेयर वन द केस कि ये टैक्स नहीं है, ये टैक्स की डेफिनेशन फॉलो नहीं करेगा, लिहाजा ये गलत तरीके से पास हुआ जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है। दैट वाज वन बिग रीज़न कि जिसके वजह से ये दोबारा उस सेक्शन में 4B पुराने वाले सुपर टैक्स के प्रोविजन में आपसे टैक्स लेना कंटिन्यू नहीं रख सकते थे। तो लिहाजा ये फिर ऑल टुगेदर नया प्रोविजन लाए, इन्होंने पूरा री इंजीनियर किया इसके कॉन्सेप्ट को, और उसमें री इंजीनियरिंग में इन्होंने किया कि सुपर टैक्स तो अपनी जगह पे है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव ये कि सिर्फ हाई अर्नर्स के ऊपर होगा। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस इन्होंने लाया है। तो विजडम आप कह लीजिए, लेकिन फॉर देम आफ्टर द सुपर सिंध हाई कोर्ट केस इट बिकेम द नीड ऑफ आवर फॉर देम। महमूद ये बात करें तो ये जो थ्रेशोल्ड है, ये हमारे नाज़रीन को बताएंगे क्या है, स्टार्ट और एंड क्या होता है ये? देखिए, इसमें एक तो पहले आपकी जो बात थी 4B और 4C का, कि इसमें आइडिया तो पीछे यही है कि टैक्स कलेक्शन करनी है, और 4B जिस शक्ल में मौजूद था 4C के आने से पहले, उसमें अपेरेंटली गवर्नमेंट की कमिटमेंट थी फॉर टैक्सेशन 2022 टैक्स ईयर 2022 तक के लिए, और अदर देन बैंकिंग कंपनी 0% का रेट गवर्नमेंट ने कमिट किया हुआ था। मतलब ऑलरेडी लॉ का पार्ट था कि आपका टैक्स ईयर 2022 में 0% सुपर टैक्स होगा फॉर नॉन बैंकिंग एंटिटीज़। अब चूँकि टैक्स कलेक्शन का बर्डन तो था, एक प्रेशर तो था कि टैक्स कहीं ना कहीं से, जैसे हम पिछले प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि आपके पास टैक्स नेट जो है बड़े टैक्स पेयर बड़े लिमिटेड से है, और जैसा आपने कहा हाई अर्निंग पर्सन पे लगाया है, तो हाई अर्निंग पर्सन भी अभी जो आपके टैक्स नेट के अंदर मौजूद है वो लिमिटेड से है। आपने उन्हीं से टैक्स कलेक्ट करने का अगर मकसद लग रहा है, अपेरेंटली जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की, तो सर लग ये रहा है कि आप उन्हीं से आप नए नाम से टैक्स कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो 4C का कॉन्सेप्ट लाया गया। बात है, देखिए, एक प्रोग्रेसिव रेट ऑफ, हम हमेशा बात करते हैं कि हमारा कानून जो है वो मोर यू अर्न मोर यू हैव टू पे। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सबके लिए होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वो लोग जो ज़्यादा कमा रहे हैं और नेट के अंदर ऑलरेडी हैं, सिर्फ उन्हीं से टैक्स कलेक्ट करते रहे आप। नहीं, तो टैक्स ऑब्जेक्टिव निज़ाम की तो बेसिक फंडामेंटल यही है कि अगर आप टैक्स ज़्यादा से लिया जाए और कम पे लगाया जाए, लेकिन तमाम ज़्यादा से लिया जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ उन सेलेक्टिव ज़्यादा लोगों से लिया जाए जो ऑलरेडी आपकी नज़रों में है, ऑलरेडी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वॉलंटरीली रिटर्न फाइल उन पे है। जी, वॉलंटरीली जो रिटर्न फाइल कर रहा है वो अगर ज़्यादा है तो पहले वो सुपर टैक्स पे कर रहा था 4B में, आज उसकी नई शक्ल सिर्फ मेरा ज़्यादा ख्याल है कि शायद इस वजह से 4C की मद में लाया गया कि एक तो इस चीज़ को भी डिस्पेल करना कि हाई अर्निंग पर्सन, जैसा आप खुद ही बात को कह रहे थे कि हाई अर्निंग पर्सन पे लगाया गया ये टैक्स। सेकेंडली, जो माजी में ऑलरेडी आपने टैक्स ईयर 2022 के लिए एक रेट दिया हुआ था 0%, उसको भी निगेट करना में भी मकसद था कि अब आप जब नई स्कीम के साथ लाएंगे नया टैक्स। सर इसमें भी मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि अब जो सिंध हाई कोर्ट का जजमेंट था उसमें कैटेगोरिकली इसी बेस पे टैक्स ईयर 2022 के अंदर इस पे उन्होंने कहा है कि 2023 से अप्लाई होगा, 22 पे अप्लाई नहीं होगा। और जैसा आपने फरमाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टैक्स जमा करा दो,
उसमें मैं समझता हूँ अभी ये फैसला नहीं किया उन्होंने कहा है कि हम फैसला बाद में करेंगे। जी इंटरिम जी बिल्कुल, वो अभी तो भी इंटरिम है सिर्फ। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ कह रहा था 4C के अंदर भी 2 अमेंडमेंट्स आई ना। 4C 2022 में आया था, जब ये बाकी दोनों इनफेमस CVT और 7E भी आया था ना, तो उसमें भी एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉइंट फिर दोबारा इन्होंने रिवाइज किया है इस करंट बजट में, कि जो 10% का रेट वो 14 सेक्टर्स के लिए था, उसको भी ये फाइनली स्लैब पे ला चुके हैं। तो FBR हैज़ डन इट एफर्ट इन ऑर्डर टू रिमूव द पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने वहाँ भी उसको ख़त्म कर दिया। हाँ, नाउ इट इज़ अक्रॉस, एवरीवन हैज़ टू पे। रेहान साहब, बात कर रहे हैं, जब हम 4C की बात कर रहे हैं और बात ये हो रही थी कि हाई अर्निंग में, तो आप हमेशा ये बात होती है कि भाई डायरेक्ट टैक्स बढ़ना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स बढ़ता है तो उसमें भी ये बात आ जाती है कि उस सब पे क्यों नहीं लगता। अब क्लास ऑफ पर्सन का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें तो वो क्लास ऑफ पर्सन जो कि उस जगह उस बिज़नेस में मौजूद हों, अब हम इसको कंपेयर करने देते हैं नॉन फाइलर से। अब ये कंपैरिजन कितना सही है, आप क्या समझते हैं इसमें? देखें, जैसे अभी ज़फ़र ने कहा ना कि 4C का कंसेप्ट पहले ज़ाहिर है कि जिस तरह इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें क्या डिस्पैरिटी थी, क्या नहीं थी, कोर्ट्स के डिसीजंस गए, अभी पेंडेंसी चल रही है। देखें, फाइलर नॉन फाइलर का कंसेप्ट जब ये लेकर आए थे ना शुरू में, तो आज तक वो डिफ़ाइन नहीं है कहीं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कि कौन फाइलर है कौन नॉन फाइलर है। यानी जो फाइलर है वो फाइलर है, उसके अलावा सारे नॉन फाइलर हैं। छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। 4C ज़ाहिर है कि उसकी थ्रेशोल्ड डिफरेंट है। 150 मिलियन जहाँ पे इनकम होती है वहाँ पर अप्लाई होता है, उसकी भी कंडीशंस हैं। फिर आया वो रेजिडेंट पे है, नॉन रेजिडेंट पे वो एक अलग इंटरप्रिटेशन इश्यूज़ हैं। कौन सी कंपनीज पे लगेगा, कौन सी कंपनीज पे लगेगा, वो अलग चीज़ें हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि डायरेक्ट टैक्स जब बढ़ाया जाता है तो डायरेक्ट टैक्स हम ये बात कर रहे होते हैं कि ये नॉन फाइलर पर नहीं लग रहा। ये जो हमारा स्टांस है ये कितना सही है? जो फाइलर है उस पर तो अगर उसकी अर्निंग ज़्यादा है, उस पर लगने में कोई इतराज़ है? लगना चाहिए। पॉइंट ये है, पहले आप फायदा तो बढ़ाएं। सबसे पहली बात तो ये फायदा तो बढ़ाएं पहले आप कह रहे हैं पाई बढ़ाएं। भाई छोटी सी बात ये है, देखिए कल परसों की बल्कि न्यूज़ थी, 4.7 मिलियन FBR क्लेम कर रहा है कि जी फाइलर बन गए। 4.7 मिलियन। अगर आप उसको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ मैं, मतलब एक रॉ समझने को नॉन टेक्निकल बात कर रहा हूँ बिल्कुल। जो हमारे बैंकिंग जो यानी कंपनीज़ हैं, ये बैंक्स हैं, उनमें अगर आप बैंक अकाउंट होल्डर्स देखें, ये अभी रीसेंट रिपोर्ट है, उसमें 66 पॉइंट समथिंग मिलियन आपके अकाउंट होल्डर्स हैं। तो अगर आप कंपेयर करें, चले मैं कहता हूँ एक कस्टमर के अगर 4 अकाउंट भी हैं, उसको 4 से भी डिवाइड कर दें आप, फिर भी 1/4 66 मिलेगा, आप कितना निकालेंगे? तो ये तो करोड़ों में बात जाती है ना। FBR ने डायरेक्ट टैक्स की जहाँ तक बात, देखें कलेक्शन विदहोल्डिंग टैक्स हो जाता है पूरा का पूरा। उसके अलावा जितना बच जाता है वो जो फाइलर ऑलरेडी टैक्स नेट में है, चाहे वो 4C दे रहा हो, 7E दे रहा हो। तो ये कि आप डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल है 100%। लेकिन जो अगर वो सब पे लगा तो टैक्स में कोई खराबी नहीं है। मेरा देखें, टैक्स लगना चाहिए, टैक्स की देखें टैक्स लगना चाहिए। टैक्स के रेट ऐसे होने चाहिए कि जो वेरिएबल हों। टैक्स देने की जो इस्तात है लोगों की वो होनी चाहिए हर किसी पे। जैसे महमूद ने कहा, ज़फ़र ने कहा कि देखें इनकम जहाँ जितनी इनकम है उसके हिसाब से टैक्स लगाएं। ठीक है, अगर इनकम बढ़ रही तो टैक्स भी बढ़ाया बढ़िया। अच्छा अब्दान साहब, ये बेसिकली देखें, ये सुपर टैक्स का लेके आए, क्या ये रेट ऑफ टैक्स नहीं बढ़ा सकते थे? क्यों ये आपके क्या इसके पीछे वो है कि अगर हम 35 से 40% टैक्स ऑफ रेट कर देते हैं तो ये आज जितनी लिटिगेशन है, लिटिगेशन होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्होंने सुपर टैक्स का जो भी 15 में लेके आया, फिर उसके बाद में 22 में रीइंट्रोड्यूस किया, तो आपको क्या समझ में आता है इसके पीछे क्या विजडम है? न्यू प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स के लिहाज से बढ़ा देते हो, न्यू टैक्स को लाने का क्या रीज़न है, आपने लॉजिक है वो बतला रहे हैं। तो एक्चुअली ऑलरेडी हम जो है 35% पे टैक्स रेट पर हैं, जो रीजन में हाई है। अच्छा, नॉर्मलिटी में अगर हम देखें कि हमारी ज़्यादा जो तवज्जो जो है वो BTP पे होनी चाहिए, जो वहाँ नहीं हो रही, और हम यहाँ टैक्स बढ़ाएंगे तो एक बहुत ही ह्यू एंड क्राई की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई एक नया टैक्स लेकर आएँ और वो भी उस सेक्टर पे लाएं जो हाई अर्निंग पे हो, ताकि जो है जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनको कुछ कहने का मौका ना मिले। दैट वाज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड एक नया सेक्टर को लेकर आए। इसके अलावा हम ये कहें कि CVT के सही है या गलत है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई हायर सेक्टर पे आ रहा है इसलिए, और वो भी प्रोग्रेसिव में जा रहा है कि भाई एक सर्टेन 150 से इनहैंस पे जो है वो एक सर्टेन परसेंटेज ली और उससे आगे बढ़ रहा है।
तो मैं अपनी उसमें कहूँ कि लॉजिक में अपने मेरा व्यू है कि वो सही है, इसमें कोई ऐसा चीज़ गलत नज़र नहीं आता। ठीक है, लेकिन आपके ख्याल में क्योंकि रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसलिए वो वहाँ बढ़ाते तो वो शायद रीजन में वो कम्पिटिटिव नहीं रहता। जी ज़फर साहब कुछ कह रहे थे। अनुराग साहब मेरा सिर्फ कहना था, बहुत देखिए ये फिलॉसफी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की अपनी जगह पे सही, उसके अंदर कोई सेकंड ओपिनियन नहीं, कोई डिबेट नहीं है। हायर द इनकम हायर द टैक्सेशन, लेकिन देखिए इसकी सिंपल अर्थमेटिक मैं आपके सामने रखता हूँ, इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। जिस तरह से अगर आपको याद हो पिछले प्रोग्राम में हमने डीमिंग फिक्शन की पावर्स के ऊपर भी हमने लिमिट की बात की थी। मैं सिर्फ एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के केस है मैक्सिमम रेट 35% है। 4% का आपने उसने आपको देना है अगर 30 करोड़ से ऊपर की इनकम है, सुपर टैक्स। और कंपनी के केस में तो और ज़्यादा ड्रास्टिक है। इसके अलावा 2% उसका WWF है। कंपनी है तो कंपनी के केस में 5% WPPF है। ये तो वो सिंपल स्ट्रेट अर्थमेटिक जो आपको नज़र आ रही है, आप सिर्फ प्लस करते चले जाएं। इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड, जो बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, वो तो ज़ाहिर कि क्लोज एंड होती है ना, फैमिली ओन्ड होती है ना, 100% फैमिली ओन्ड होती हैं। उन्हीं शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को जो सैलरी जारी है उसको हम मिस ना करें, और उसमें से फिर जो डिविडेंड बचता है उसमें से 15% फिर आप देते हैं। तो FBR हैज़ बिकम द बिगेस्ट इवेपोरेटर ऑफ द प्रॉफिट। आपकी फिलॉसफी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की अपनी जगह सही, उसमें कुछ सेकंड डिबेट नहीं है, बस सर खुदारा देयर हैज़ टू बी लिमिट ऑन टू दिस, वरना तो कोई यहाँ पे कम। आप ये कह रहे हैं कि जो बर्डन है वो एग्जिस्टिंग लोगों पे ही पड़ता जा रहा है। जी हाँ। और उनको वो नहीं आप हमें यहाँ ब्रेक लेना, जी हमें ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे एक और नया कानून जो सेक्शन लाया गया है जिसमें फिर टैक्स लगाया गया है, तो उस पर उसकी लीगल पोजीशन और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जो यहाँ पे बाय एंड लार्ज कंसेंसस है वो ये है कि जिसने सबक याद किया उसकी छुट्टी बंद होती है। मतलब जो टैक्स रोल में आ गया उसको आप हर तरह से स्क्वीज़ करते हैं, और यही एक गिला है टैक्स प्रोफेशनल्स का, बार एसोसिएशन का, कि आप उनको फैसिलिटेट करें। और हम जब देख रहे होते हैं कि हमेशा हम ये कहते हैं डायरेक्ट टैक्स बढ़ना चाहिए, और ये बिल्कुल बढ़ना चाहिए, सब इस पर एग्री करते हैं, लेकिन होता ये है कि एक ही महल्ले में, एक ही बिल्डिंग में एक आदमी टैक्स फाइलर है, वो परेशान है उसकी कंप्लाइंसेस से, और दूसरा आदमी जो है स्कॉट फ्री घूम रहा है। तो ये जो है जिम्मेदारी हुकूमत की है कि उनको किसी तरह ड्रैग करके जो है वो उस सिस्टम में लेके आएँ, ताकि हर आदमी को ये एहसास हो कि वो भी टैक्स दे रहा है तो मैं भी टैक्स दूँ। अब एक नया जो कानून फाइनेंस एक्ट 2022 के ज़रिए लाया गया वो कैपिटल वैल्यू टैक्स था, और वो जो है ऑफशोर एसेट पे था। ऑफशोर एसेट जो है उसकी एक पूरी कहानी है। ये पनामा लीक से शुरू हुआ, वहाँ से बातें ट्रिकल डाउन होते हुए कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पे बात आई, वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने जो है वो ट्रीटी साइन की कि हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद जो है एसेट डिक्लेयर हुए पाकिस्तान में 2019 और 2018 में, और उसके बाद जो है अब वेल्थ स्टेटमेंट में लोगों के ऑफशोर एसेट नज़र आने लगे। तो हुकूमत को ये एक एवेन्यू नज़र आया कि इस पे भी अगर हम टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स लगाए जाएं। अब ये इसके पीछे क्या विजडम है ये भी बात करेंगे हम, कि इस पे जो है टैक्स लगाया जाए तो उससे भी रेवेन्यू अर्न किया जा सकता है, टैक्स कलेक्शन हो सकती है। इस पे बात करते हैं ज़फ़र साहब से। ज़फ़र साहब, ये जो कैपिटल वैल्यू टैक्स भी मैंने बताया कि ये है लेके आए हैं ऑफशोर एसेट, क्योंकि पहले डिक्लेयर नहीं थे इसलिए हुकूमत को पता ही नहीं था। अब क्योंकि 19 के बाद से स्टेटमेंट, वेल्थ स्टेटमेंट के साथ एक स्टेटमेंट जाता है 116A, जिसमें आपको अपने एसेट डिक्लेयर करने होते हैं, तो इन्होंने कैपिटल वैल्यू टैक्स। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई हार्डशिप है लोगों के लिए जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को एमनेस्टी में आके, और लीगल इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? लेकिन सर पहले तो हम ये समझ लें कि ये CVT हमारे पाकिस्तान के टैक्स रिजीम में कोई नया टैक्स नहीं है। 1979 में 1989 पहली दफ़ा आया था, और ये बहुत ही इसका वेरी स्कोप था। इसमें प्रॉपर्टी इसके अंदर मेजरली थी, गिफ्ट्स थे इसके अंदर रिवोकेबल नॉन रिलेटिव वाले, फिर इसके अंदर शेयर्स थे, मुदारबत सर्टिफिकेट्स थे, गाड़ियाँ थीं। आहिस्ता आहिस्ता इसका स्कोप जो कंस्ट्रिक्ट होते होते प्रॉपर्टी पे रह गया था। फिर जो 18th अमेंडमेंट आई ना अप्रैल 2010 में, तो उसके बाद ज़ाहिर ये प्रोविजनल सब्जेक्ट बन गया। फेडरल गवर्नमेंट की पावर प्रॉपर्टी पे ख़त्म हो गई थी। 2020 में इसको लीगली ख़त्म किया गया। अच्छा, अब ये 2022 में फिर एक बिल्कुल नई री इंजीनियर्ड कॉन्सेप्ट के तहत आया। और जहाँ तक ये बात है ना कि उनको ये हार्डशिप वाला, देखें इसमें ऑलरेडी अपार्ट फ्रॉम दी 116A की जो स्टेटमेंट जिसका आप मेंशन कर रहे हैं ना, एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट पाकिस्तान ने 117 मुल्कों के साथ ऑलरेडी साइन किया हुआ है। तो उसमें बाहर से एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत आयत हो जाती है। तो FBR मोहताज नहीं है उसे 116A का। आई थिंक दिस डिस्कशन अपार्ट, जो नया इशू जो सामने आ गया वो ये है
कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हम बड़ा होपफुल थे कि सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला दे देंगी कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक रेसिडेंट के केस में फेडरल गवर्नमेंट ये पावर कहाँ से ड्राइव करती है कि उसको फॉरेन एसेट्स को टैक्स कर दे। दिस इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट नेवर सीन इन द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान कि पाकिस्तान से बाहर वाक़ एसेट्स को पाकिस्तान में टैक्स कर दी जाए। बट आई लीव इट टू द विजडम ऑफ सुप्रीम कोर्ट के फाइनली इफ इट डिसाइड्स इवेंचुअली कि किसके हक में फैसला आता है। लेकिन ये हार्डशिप का केस तो नहीं है। एवरी गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन प्रेरोगेटिव टू टैक्स इट्स सिटीजन। ठीक है महमूद, ये ज़फ़र साहब ने जैसे कहा हार्डशिप का केस नहीं है, लेकिन आप और मैं जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो हर आदमी जो है ना इस पर बात कर रहा होता है और नज़र आ रहा होता है, लोगों को बर्डन फील होता है। वजह उसकी शायद ये हो सकती है कि वो पिछले 20 साल से उस पर कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा था, अब वो टैक्स नेट में आ गए हैं। अब उसकी वजह गवर्नमेंट ने, जैसे इन्होंने कहा और मैंने भी कहा कि ये जो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रही है, इसकी वजह से अब आपके लिए कोई चॉइस नहीं रह गई कि अपने एसेट को एक साल आप हाइड कर लेंगे लेकिन उससे ज़्यादा आप हाइड नहीं कर सकते। अब अगर आप ये देखें तो इसमें रेंटल इनकम भी टैक्स हो रही है, कैपिटल गेन भी टैक्स हो रहा है, फिर उस पर CVT भी लगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये पहले तो कहीं टैक्स नहीं हो रहा था, ये 2 टैक्स अपेरेंटली लोगों के अब हो रहे हैं, तो उनको टैक्स रेजिडेंट जो पाकिस्तानी हैं तो ये उस पर 1% और जो है CVT, इसको आप कैसे देखते हैं? इस आपके सवाल, थैंक यू सो मच। आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके पहले वाले सवाल से इसको लिंक करूँगा जो आपने बैकग्राउंड बताया कि ये सिलसिला स्टार्ट कहाँ से हुआ कि जब पानामा लीक्स और जब एक बड़ा नोन फैक्ट बन गया कि बहुत सारे एसेट बहुत सारे पाकिस्तानी रेजिडेंट के बाहर मौजूद है। अच्छा, उस टाइम पे 2018-19 में आपने जैसे तस्करा किया फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन एक्ट गवर्नमेंट ने निकाला, इसको कॉमनली एमनेस्टी कहा जाता है, ऑल्दो दैट वाज नॉट एन एमनेस्टी बट एक डिक्लेरेशन एक्ट आया था। अब उसकी बहस में नहीं जाते कि वो 2018-19 में राइटली लाया गया या रॉन्गली लाया गया, लेकिन गवर्नमेंट ने एक कमिटमेंट कर दी कि वो वन टाइम जो आकर इसके अंडर टैक्स पे कर देगा उसके उन एसेट्स के ऊपर दोबारा फिर टैक्स नहीं लगेगा। ये आपने थ्रू एन एक्ट गवर्नमेंट ने एक लोगों के साथ कमिटमेंट कर दी। अब जो मैं बात पिछले प्रोग्राम में भी कह रहा जी सर, वो उन्होंने कमिटमेंट कर दी, अंडर द लॉ लिख दिया कि उस एसेट्स के ऊपर फर्दर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब डाउन द लाइन जो आप कह रहे हैं ना, गवर्नमेंट को ख्याल आया, शायद गवर्नमेंट को आज ख्याल आया, लेकिन जो लोग थे उस एमनेस्टी को या उस डिक्लेरेशन को जो उस वक्त फिल आउट कर रहे थे, सबमिट कर रहे थे, उस वक्त उनके जहनों में एक खदशा था। गवर्नमेंट को शायद आज ख्याल आया, लेकिन लोगों के जहन में उस वक्त खदशा ये था कि गवर्नमेंट आज डिक्लेरेशन हमसे करवाएगी, फिर हो सकता है डाउन द लाइन अगले सालों में इसके ऊपर कोई ना कोई टैक्स लगा देगी। बट हुआ क्या अनफॉर्चुनेटली कि वो खदशा आपको अगले 4 साल में सच होता हुआ नज़र आया कि आज की तारीख में गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि उन एसेट्स के ऊपर CVT का टैक्स लगना चाहिए, जो कि एक मामला अभी डेफिनेटली जैसे ज़फ़र साहब ने कहा कि कोर्टों में है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक कुछ क्लैरिटी नहीं आएगी। आज की तारीख में सिंध और लाहौर हाई कोर्ट ने इसको वैलिडेट कर दिया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लीगैलिटी। साहब, ये जो बात हो रही थी CVT के हवाले से, इसमें इसका एक जो सबसे मेजर आंसर ये है कि एमनेस्टी में कहा गया टैक्स नहीं लगेगा। कुछ लोगों का इंटरप्रिटेशन ये है कि उस वक्त मौजूदा कोई टैक्स नहीं लगेगा उस एमनेस्टी के अलावा, क्योंकि वो डिक्लेयर्ड एसेट नहीं थे, उन पे आप 111 भी लग सकता था। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसको उन्होंने कवर किया था। फिर जो रेंटल इनकम आ रही है और जो मैंने कहा कैपिटल गेन आ रहा है, तो आप कैसे देखते हैं कि इसको 1% को उसके साथ एडजस्ट होना चाहिए या ये ओवर एंड अबव एक लायबिलिटी जो है वो लगनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि देखें जो कमिटमेंट करती है ना गवर्नमेंट को कमिटमेंट पर रहना चाहिए हमेशा। ये जो हमेशा से ये ट्रेंड रहा है पाकिस्तान का, हमारी गवर्नमेंट का, कि कोई कमिटमेंट करती है और 2 साल बाद वहाँ उससे कहती नहीं जनाब अब तो ये नहीं, अब ये चीज़ डिफरेंट हो गई। नहीं, आप ये बताएं वो जो बात हो रही है उसको आप ज़रा एलैबोरेट करें कि टैक्स और कोई नहीं लगेगा वहाँ पे, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? मेरे हिसाब से कोई टैक्स लगना चाहिए। दूसरी बात, हम CVT की बात कर रहे हैं। यस, CVT की बात कर रहा हूँ। जब वहाँ एक ख़ास तौर से उन एसेट्स पे जहाँ पर एमनेस्टी डिक्लेयर करके एसेट्स ऑन वो किए गए, वहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए। क्योंकि देखें वही बात है ना, कमिटमेंट की बात थी ना। जब कमिटमेंट आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो आप इसका मतलब है कि मिसट्रस्ट क्रिएट करना ना बिटवीन टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट, और ये रेगुलर फीचर रहा है। इसी वजह से लोग आगे बढ़ टैक्स नेट में नहीं आते और आप फिर वो नॉन फ़ायदा का जो है ना सिलसिला शुरू कर देते हैं कि जनाब डबल टैक्सेशन भी आ रहा है फिर भी जनाब फ़ायदा नहीं बना रहे हैं उनको, और एक्सक्यूज़ किए जा रहे हैं उन्हीं फायदर्स को, उन्हीं पे CVT लगा रहे हैं, उन्हीं पे 7 लगा रहे हैं, उन्हीं पे 4C लगा रहे हैं, उन्हीं को टैक्स किए जा रहे हैं। तो देखिए बात सारी ये, आज भी अगर कोई यानी गवर्नमेंट अगर कोई कमिटमेंट करती है ना, तो एक तो ये कि लॉन्ग टर्म होने चाहिए। शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स डिफरेंट है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट डिफरेंट है। इकबाल साहब, ये अगर आप देखें तो ये प्रॉपर्टी का कन्वर्जन रेट US डॉलर से उन्होंने उसको कर दिया है। यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि जी हमने एक दफ़ा प्रॉपर्टी पाक रुपये में डिक्लेयर कर दी, तो अगर CVT लगाना तो उस वैल्यू पे लगाएं, या मतलब जो मैंने ख़रीदी है मेरी प्रॉपर्टी उतनी नहीं बढ़ी, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जन रेट बढ़ रहा है तो वो मेरा इम्पैक्ट बहुत डबल हो गया, मतलब जो कि प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ी। तो आप इसको कैसे देखते हैं?
बिल्कुल। इसमें जो है हम क्यों आया हुआ है कि अगर हम सही तरीके से देखें तो वहाँ उसमें टैक्स ईयर की बात करता है, फिर उस डेट की बात करता है। तो अगर उसको हम पर्टिकुलर सिनेरियो में जाकर देखते हैं तो एक एस्पेक्ट से ऐसा लगता है कि नो, जो कॉस्ट है उसी कॉस्ट पर ही ये टैक्स होगी। लेकिन जनरलिटी में अगर हम देखें तो बात सही है कि आएगा टैक्स, जो हर साल जो है वो रेट होगा और उस रेट के ऊपर टैक्स किया जाएगा। अब मैंने 150 रुपये के डॉलर पे ख़रीदी थी और आज 300 रुपये का डॉलर है, तो वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं, लेकिन अगर मेरा डॉलर जो है वो 50 रुपये का हो जाता, तो ये कहते हैं आप डिक्लेयर वैल्यू पे दें। जी देखिए वो एक अलग मैटर है। मेरी वैल्यू इतनी, कैपिटल वैल्यू की इन्हांसमेंट इतनी नहीं हुई। नोशनल गेन आपका होता है, जैसे नोशनल गेन होता है, नोशनल गेन कभी भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्स नहीं होता। तो वही ये तो वही चीज़ है ना, ये अनरियलाइज इनकम को टैक्स करने जा रहे हैं। तो मेरा अपना समझना है, ऑल्दो कि आई एम नॉट एडवोकेट, कि ये नहीं हो सकेगा और इस एस्पेक्ट पे कोर्ट से रिलीफ मिलना चाहिए कि आप जो है नोशनल अनरियलाइज गेन को कैसे टैक्स कर सकते हैं। ये तो आपने बात की एडवोकेट नहीं है, लेकिन बात की कि आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है एडवोकेट से ज़्यादा जो है इस बारे में कमेंट करते हुए नजर आते हैं। हम यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे। नाज़रीन, में ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं। तो हमने जो 2 अमेंडमेंट्स आई थी उन पर बात की है। हम अब बात करेंगे जनरल जो इश्यूज़ हैं इस वक्त फाइलर्स को, उस पर बात करेंगे। और कराची टैक्स बार ने काफ़ी वॉइस भी रेस की है, काफ़ी लेटर्स भी लिखे हैं, तो हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं। तो वो जो है उस पर बात करेंगे कि वो क्या इश्यूज़ हैं और ये क्या चाहते हैं कि FBI उसको किस तरह एड्रेस करे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो नए डायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं उसमें जो टैक्स प्रोफेशनल्स का कंसर्न है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि वो उन्हीं लोगों को स्क्वीज़ किया जा रहा है जो कि ऑलरेडी नेट पे हैं। उनको ये एतराज़ नहीं है कि टैक्स नहीं लगाया जाए, टैक्स लगाया जाए, लेकिन उसमें कोई सेंस भी प्रिवेल करना चाहिए कि टैक्स कितना लगाया जाए, क्या परसेंटेज है, कितना बर्डन जो है वो एग्जिस्टिंग टैक्स फाइलर्स पे बढ़ रहा है, और जो लोग स्कॉट फ्री घूम रहे हैं, कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनको भी नेट पे आना चाहिए। बेसिकली जो मैंने ब्रेक से पहले बात की थी वो ये थी कि कराची टैक्स बार ने काफ़ी इश्यूज़ रेज़ किए हैं अभी पिछले चंद महीनों में। हम उस पर बात करेंगे। ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं कि वो क्या इश्यूज़ हैं और इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है टैक्स फाइलर से कैसे है। जी ज़फ़र साहब। देखिए, इसमें इश्यूज़ खैर बहुत सारे हैं। इसके लिए तो आपको पूरा दिन चाहिए प्रोग्राम करने के लिए। जो 3-4 मेजर इश्यूज़ हैं जो कि रिसेंटली हमारे पाकिस्तान में कराची में जो 5 चीफ कमिश्नरेट हैं उन 5 से हमारी मीटिंग हुई थी। एजेंडा पे सबसे टॉप इशू हमने जो रेज़ किया था, एक बहुत ही क्रॉनिक इशू है टाइम बार्ड असेसमेंट्स का। मैं नाज़रीन के लिए बता दूं कि 6 साल के टाइम लिमिट है कि टैक्स ऑफिसर कैन जंप बैक इनटू 6 ईयर्स। जो हो रहा है ना, जिसके अंदर भी कोई चेक नहीं है, वो ये है कि 5.5 साल तक ऑफिसर, अलाउ मी टू यूज़ द वर्ड, ही रिमेन स्लीपिंग ऑन द फाइल। ओके, 5.5 साल तक उसको टच भी नहीं करता। आखिरी 6 महीने और प्लीज़ आखिरी 1 क्वार्टर, और इन कई ऐसे केसेस हमारे पास कंप्लेंट्स आए हमारे मेंबरान की कि आखिरी 1 महीने, पूरा 6 साल छोड़ के आखिरी 1 महीने जून में उसने आपको नोटिस दिया कि आपका केस टाइम बार्ड ना हो जाए। 4 दिन 5 दिन का आपको टाइम दिया और ऑर्डर उसने आपके हाथ में पकड़ा दिया। जो हमने जो इशू रेस किया हमने टेबल पे 5 चीफ कमिश्नर्स के साथ, हमने कहा देखें सर जी, एक सिस्टम के थ्रू एक चेक लाएं कि 5 साल तक एक ऑफिसर हैज़ बिन स्लीपिंग ऑन द केस। ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। जो हो क्या रहा है कि इस तरह की असेसमेंट पास होती है, इन्वेरिएबली हम अपील में जाते हैं, 90% केसेस में वो केस रिमांड बैक होकर आ रहे हैं। हम एक विशिष्ट सर्कल में फंस चुके हैं। फंस चुके हैं। कोई चेक नहीं है उस ऑफिसर के ऊपर। ये भी एक बात होती है कि आपने रिटर्न फाइल किया, नोटिस आ गया, कहते हैं जैसे रिटर्न फाइल किया वैसे ही नोटिस आ गया। तो ये भी एक उसकी कॉन्ट्री सर, ये तो दो मे बी राइट, ये 2 एक्सट्रीम है। तो कम से कम हमने बहुत अच्छी सजेशन दी थी कि देखें, आईआरएस में एक चेक लगा दें कि जब एक आखिरी साल रह जाए तो उस ऑफिसर के ऊपर एक चेक आ जाए, ईमेल आ जाए, कोई वार्निंग आ जाए, कोई रेड अलर्ट जल जाए कि आखिरी साल है आपके टाइम बार्ड का। दैट इज़ अ वंडरफुल सोल्यूशन। होपफुली हमारी दोबारा एक नेक्स्ट मीटिंग होगी मेंबर आईटी के साथ, उनके साथ भी हम इस सजेशन प्लेस करने वाले हैं। और कोई इशू जो आपने रेस किया, आपके ख्याल में कोई कॉमन प्रॉब्लम आजकल जो आ रही है? जी, दूसरा जैसे ज़फ़र साहब ने मेंशन किया कि एक तो प्रोसीडिंग का बड़ा चैलेंज रहा है कि टाइमिंग ऑफ प्रोसीडिंग बड़ी एक चैलेंज रहती है जनरली टैक्स पेयर्स के लिए कि कब वो बिल्कुल 6 साल बाद जाके इनको याद होता है। इसके साथ साथ दूसरा जो मेजर इशू हमने अभी रिसेंटली जैसे मेंशन किया, उन्होंने चीफ कमिश्नर्स के सामने मीटिंग की है, उसमें हमने आइडेंटिफाई करवाया है कि मॉनिटरिंग, जो कि बिल्कुल सादा अल्फाज में कह रहा हूँ, मॉनिटरिंग ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स का जो एक ऑडिट होता है, एक सॉर्ट ऑफ एन ऑडिट है जिसमें
बहुत सारी कंपनीज एज अ विदहोल्डिंग एजेंट काम कर रही होती है। गवर्नमेंट का ये एक्सटेंडेड विंग है वो एक तरीके से, कि वो एज अ विदहोल्डिंग एजेंट एक्ट कर रही होती है। फिर वो एक कहना कि उस बर्डन को करने के बाद उनका भी ऑडिट होता है कि आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे एज अ विदहोल्डिंग एजेंट जो एक्ट किया है उसमें उनकी स्क्रूटनी होती है कि प्रॉपरली एक्ट किया नहीं किया। अब उसके अंदर चैलेंज क्या आ रहा था कि मॉनिटरिंग आपकी जो है ना उसमें ऑलरेडी रेगुलर फीचर है, हर कंपनी मोरलेस हर साल ही अपना मॉनिटरिंग का ऑडिट करवा रही है। अब नहीं, इसमें होना चाहिए नो डाउट, बट इसमें हमें ऐसा लगता है कि जब वो डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आते हैं वो विदाउट होमवर्क आते हैं, जो एक बाय एंड लार्ज जनरल हमें एक फिनोमेना नज़र आया है कि जो नोटिस आते हैं बिल्कुल ऐसा नोटिस आता है ऐसा लगता है कि उन्होंने किताबें भी नहीं देखी हमारी। एक ही तरीके का नोटिस बना हुआ है। आप ये कह रहे हैं स्पेसिफिक नोटिस आना चाहिए। स्पेसिफिक नोट, और मैं नहीं कह रहा, इनफैक्ट मैं नहीं कह रहा, कोर्ट कह चुकी है, अब तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इस तरह की प्रोसीडिंग के लिए डिपार्टमेंट की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई द डिफॉल्ट कंसीडरिंग द डाटा इन देयर रिकॉर्ड। सही कह रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ही कहता है हमें डिटेल सबमिट होंगी तो हम ये बात करेंगे। अब जो बात सिस्टम की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो अब से शायद उनको नजर आ रहा है कि क्या नहीं सर द रिकॉर्ड इज़ देयर। बेसिकली हम जो है ना हर कंपनी को हर क्वार्टर में स्टेटमेंट जमा करानी है अपनी विदहोल्डिंग की, इट इज़ देयर। हर एनुअल रिटर्न के साथ एनुअल अकाउंट जमा होते हैं, इट इज़ देयर। तो इनके पास एटलीस्ट, और फिर ये कि जो टैक्सेस जमा होते हैं सीपीआर, जो सॉरी मैं थोड़ा टेक्निकल हो रहा हूँ, नोटिस के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है। आपका पहला नोटिस जो है वो आपके होमवर्क के बाद आना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। आप लास्ट ईयर प्रेसिडेंट थे, आपने भी काफ़ी वो है, मुझे ज़रा ये बताएं कि क्या रेशो रहा है चीज़ों का एड्रेस होने का। मतलब आप मैं जनरली क्योंकि बाहर से वाबस्ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हम बहुत सारे इश्यूज रेज करते हैं, लेकिन जो रिस्पांस का टाइम है और एड्रेस करने की जो कैपेसिटी है वो कम से कम होती जा रही है। ऐसा है या वहाँ पे चीज़ें एड्रेस की जा रही हैं? ऐसा मैं समझता हूँ कि पहले तो गैप ज़्यादा था, लेकिन हमारी बार एसोसिएशन ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की। जैसे लास्ट ईयर हमने ये तय किया था जब मैं प्रेसिडेंट था, और इस साल वो कंटिन्यू भी कर रहे हैं ज़फ़र, कि चीफ कमिश्नर से जैसे मीटिंग्स होती हैं हमारी, हम रेगुलर क्वार्टरली मीटिंग्स करते हैं ताकि हम म्यूचुअली चीज़ें एफबीआर को डायरेक्ट एड्रेस करें, उनके प्लेटफॉर्म से भी अपने प्लेटफॉर्म से भी। तो चीज़ें बहुत सारी बेहतर हुई। जैसे एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जैसे रिकवरी का एक प्रोसीजर है, 138 का नोटिस इशू करते हैं और फ़ौरन रिकवरी पहले बैंक अकाउंट अटैच कर लिया करते थे। तो एक पुराना सर्कुलर था, तो हमने उसको रिजाइन करवाया दोबारा पिछले साल, और उसमें ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जब तक पहले अपीलेट फोरम से कोई ऑर्डर पास नहीं होता तो आप बैंक अकाउंट से कोई चीफ कमिश्नर की लिमिट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हद तक है, पॉलिसी में जो है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सर्कुलर रिजाइन हुआ था, आया था दोबारा वहाँ से, मतलब कहते कि दोबारा रीइशू हुआ था, वो पॉलिसी मैटर ही था। वहाँ पे मेंबर पॉलिसी के थ्रू हमने बात की थी, पूरे पाकिस्तान के लिए था, और वो अल्लाह का शुक्र आज तक प्रिवेल कर रहा है। और ज़फ़र भी जब हमारे जो नए प्रेसिडेंट साहब हैं, ये भी उसी पैटर्न पे चीज़ें लेके चल रहे हैं, और बहुत अच्छा एफबीआर से हमारा लाइसेंस बहुत अच्छा करा इस बार का। चीज़ें रिजॉल्व भी होती हैं, ऐसा नहीं रिजॉल्व नहीं होती। आप क्या समझते हैं, आपके ख्याल में आप कोई एक दो चीज़ें आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं जो इमीडिएट एफबीआर अगर कोई एक्शन ले? तो देखें इमीडिएट एक्शन तो ये है कि देखें जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं टैक्स पेयर को, जितना भी फैसिलिटेट कर सकते हैं एट एवरी लेवल, वो एफबीआर को करना चाहिए। ख्वाह वो फाइलिंग, अब जैसे अब ये 30 सितंबर आप देख रहे हैं करीब आ रहा है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न का सिलसिला चल रहा है, तो मैं समझता हूँ बजाय इसके कि तमाम टैक्स बार एसोसिएशंस एट द 11th आवर लेटर्स लिख के जनाब रेट बढ़ा दी जाए, रेट बढ़ा दी जाए, आप ये कह रहे हैं फैसिलिटेशन होनी चाहिए, नजर आनी चाहिए, खुद होनी चाहिए। जी अब्दान साहब, बेसिक अगर आप देखें, आप इस साल वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे, तो आपको लग रहा है चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, जो आप फेस कर रहे हैं उनका रिस्पॉन्स आ रहा है, आप क्या समझते हैं इसको? बिल्कुल, हमने जो चीफ़ कमिश्नर से मीटिंग्स की और उन्होंने बतलाया, वो एक्सेप्ट किया, बहुत सारे पॉइंट्स से उन्होंने कहा कि यस, उन्होंने जॉट डाउन की, और हमने देखा कि विद इन अ वीक जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। उसी मीटिंग में हमारी ये डिसाइड हुआ था कि भाई एक मेंबर आईटी के साथ जो है वो जूम पे मीटिंग होगी, उसमें आइडेंटिफाई किए जाएंगे पॉइंट्स को, उस पर भी उन्होंने अग्री किया। हमने उनको वैसे एक और बात भी कही कि भाई आप प्रोसीजरल जो चीज़ें हैं उस पर हमारे जो है वो फॉलोइंग होनी चाहिए, और उसको इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। जैसे मॉनिटरिंग की बात है, ज़फ़र साहब ने उसमें कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो ये ऐसा है। हमने कहा कि भाई एक प्रोसीजर है कि रूल्स 44 के तहत पहले आपको डिमांड करनी है, फिर 176 में चीज़ें मांगनी है। लोग सुन रहे हैं, मतलब बात आपकी? जी सुन रहे हैं। और आप क्या
मैं समझ गया आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, क्या एफबीआर को इस वक्त जो सूरत हाल इकोनॉमिक उसमें क्या मेजर्स लेने चाहिए? मैं ये कहूँगा कि इकोनॉमिक सिचुएशन अपनी जगह है, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि हम जो हैं वो अननेसेसरी हरेसमेंट क्रिएट करके टैक्स लें। तो जो प्रोसीजर डिफाइंड है वो डिस्कस उसके पॉलिसी के तहत आगे भी कंटिन्यू होनी चाहिए। ये जो हमारे एक टेंडेंसी हो गई है कि हर केस में कोर्ट में चले जाते हैं हम, ये इसको आप कैसे देखते हैं? लीगैलिटी इलीगैलिटी, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दैट्स अपार्ट। जो एज एन इकोनॉमिक विजडम को अगर हम देखें ना, जो एक बहुत बड़ा गैप आ गया, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, जो इतना बड़ा गल्फ हमने क्रिएट कर दिया है रेसिडेंट पर्सन और नॉन रेसिडेंट पर्सन, उसको खुदारा देखने की ज़रूरत है। कोई नहीं बचेगा यहाँ पे, सब यहाँ से उड़ के चले जाएंगे। आप देख लें पासपोर्ट ऑफिस में कितना रश है। ज़रा फ़र्क समझें, 2 घंटे की फ़्लाइट पे दुबई, ज़रा फ़र्क को समझें। अगर मैं नॉन रेसिडेंट हूँ, पाकिस्तान में आधा साल नहीं रहा तो दुबई में रहता हूँ आधा साल, तो मुझे 71% लोकल प्रॉपर्टी पे नहीं देना, मुझे तमाम तर फॉरेन एसेट्स पे 1% नहीं देना, मुझको इंटरेस्ट इनकम जो पाकिस्तान से कमाता हूँ, जो 22% लोग कमा के यहाँ से जा रहे हैं, उसमें मुझे 10% से ऊपर नहीं देना, या मैक्सिमम डबल टैक्स ट्रीटी के हिसाब से देना है एज अगेंस्ट 35%। नंबर 2, अगर मैं डिविडेंड इनकम कमाता हूँ, अगेन डबल टैक्स ट्रीटी में मैं 15% या 10 या 12% से ऊपर नहीं दूंगा। उस डिविडेंड इनकम पे मुझे सुपर टैक्स नहीं देना, मुझे यहाँ वेल्थ फाइल नहीं करनी, मुझे आउटसाइड पाकिस्तान इनकम पे पाकिस्तान में टैक्स नहीं भरना। लुक एट द ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट ऑफ बीइंग अ नॉन रेसिडेंट। सर कौन रुकेगा, कौन चाहेगा रेसिडेंट बनना? सजेस्टिंग के जो रेजिडेंट है उनके लिए उनको भी रिलीफ देना चाहिए बाय रिड्यूसिंग देयर रेट ऑफ टैक्स। ये गल्फ को कम करें। ठीक है। देखिए ये सिर्फ दर्द सर है 7E CVT। जिस तरह से अगर आपको याद हो पुराने वक्त पिछले प्रोग्राम में जिशान बर्शन साहब ने जिक्र किया था, टोटल ओरिजिनल एस्टिमेट जून 22 के बजट में 35 अरब था। दैट वाज नॉट ओनली 0.5% ऑफ द टोटल अमाउंट। ठीक है। तो इतना बड़ा आपने कियोस्क क्रिएट किया फॉर व्हाट परसेंटेज? ठीक है। और जो मैं आपसे बात की कि आखिरी के जो लिटिगेशन का जो रुझान बढ़ गया है सर, मैं इसमें आई एम नॉट फॉर इट, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। एज अ सिटीजन, एज अ टैक्स पेयर हु नोज हिज राइट, मैं इसके ऊपर तो मैं कहूँगा कि एज अ पॉलिसी मेकर आपको पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जिसको लोगों को डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, कंसेंसस अनडाउटेडली बिल्कुल। जी, मैं क्विकली आप मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर हम? देखिए मैं एफबीआई को कुछ सजेशन नहीं दूंगा। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के लिए सजेशन होनी चाहिए कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख के बनाए और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके बनाए। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में जिस तरह से कानून बनाए जाते हैं, लाए जाते हैं, ये हमेशा से वनरेबल रहते हैं कि आप चैलेंज कर सकते हो सर। अगर आप स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलेंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, फैसिलिटेट करेंगे, तो कोई भी बंदा चैलेंज पहले होमवर्क करके काम किया जाए, होमवर्क करके और लॉन्ग टर्म काम किया जाए। और ये एफबीआई के लिए नहीं है। देखिए एफबीआई तो कानून इंप्लीमेंट करवा रहा है, उनको जो कानून दिया जाएगा वो इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब आपका, आपकी टीम का, आप लोग यहाँ मौजूद है। आपने बड़ी सहर हासिल गुफ्तगू हमने की। नाज़रीन आपने देखा कि यहाँ पे कोई भी आदमी, जो हमने पहले प्रोग्राम भी किया था, दूसरे प्रोग्राम में किसी ने ये नहीं कहा टैक्स लगाने पे किसी को एतराज़ है, टैक्स लगाया कैसे जाए इस पे एतराज़ है, टैक्स किस पे लगाया जाए इस पे एतराज़ है, टैक्स लगाने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उस पर एतराज़ है, कंप्लाइंस की जो बर्डन है उस पर एतराज़ है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत को समझनी चाहिए, पॉलिसी ऐसी लेके आनी चाहिए जिससे लोगों को फैसिलिटेशन महसूस हो और जो नॉन फाइलर हैं उनको फ्रस्ट्रेशन महसूस हो। ये जब हम करने में कामयाब होंगे जब भी हम टैक्स बेस भी बढ़ाएंगे। जैसे रेहान साहब ने भी कहा कि हमारा टैक्स जो फाइलर का नंबर है वो करोड़ों में जाना चाहिए। जो आबादी हमारी जिस तरह बढ़ रही है, जहाँ हर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, आप रेस्टोरेंट में जाएँ तो आपको रश मिलता है, आप शादी हॉल में जाएँ तो आपको हर तरह की एक्टिविटी मिलती है, गाड़ियाँ नहीं नज़र आ रही हैं। तो ये इनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, ये हुकूमत वक्त को सोचना है, उसको अमल करना है। इसके अलावा इस पर कोई अमल नहीं कर सकता। और जैसे हम हर प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले बात करते हैं कि आपको मुनसिफाना टैक्स निज़ाम चाहिए ताकि मजबूत पाकिस्तान हो। बहुत शुक्रिया।